1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू हुआ और अब करीब 4 महीने बाद आपके लिए जीएसटी से जुड़ी एक गुड न्यूज आई है। गुजरात के चुनावी मौसम में गुवाहाटी से राहत की बयार बही और अब करीब 177 चीजों पर टैक्स की दर 28% की स्लैब से हटाकर 18% में कर दी गई है। तो सबसे पहले जान लीजिए आखिर कौन सी चीजें हैं जिन पर आपको मिली है जीएसटी की ये बड़ी राहत। च्युइंगम, चॉकलेट, आफ्टरशेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, गिनते जाइए और मुफ्त की बाहर लेते जाइए। चुनावी मौसम गुजरात में है, लेकिन आपके लिए खुशियों की सौगात गुवाहाटी से आई है। जीएसटी की 23वीं बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे आपकी जेब का बोझ कुछ हल्का होगा। काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए 28% के जीएसटी स्लैब से 227 में से 177 उत्पादों पर टैक्स रेट को 28% से घटाकर 18% कर दिया। सैनिटरी, सूटकेस, वॉलपेपर, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, आफ्टरशेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे कई उत्पादों पर अब 18% जीएसटी लगेगा। हालांकि पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और सीन प्रोडक्ट पर अब भी जीएसटी की दर 28% ही रहेगी। एक तो जो सेस आइटम्स हैं जिसमें लग्जरी आइटम्स या सिन गुड्स आते हैं, वाइट गुड्स आते हैं, और कुछ अन्य गुड्स हैं, ऑटो पार्ट्स के हैं, एयरक्राफ्ट्स के हैं, यॉट्स के हैं, कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और पेंट है। इनके अतिरिक्त जितने आइटम्स हैं, काउंसिल ने यह फैसला किया कि उनको लोअर कैटेगरीज में डाल देना चाहिए। इस कदम से सरकार को सालाना करीब 20 से 24 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान हो सकता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि आम लोगों के लिए ये बेहद जरूरी और राहत भरा कदम है। खास करके जो लग्जरी गुड्स हैं जैसे एयर कंडीशनर, फ्रिज हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, या फिर वैसी चीजें जिन पर पहले भी 30% से ज्यादा टैक्स लगता था, तो वैसी चीजों को छोड़कर बाकी अधिकांश चीजें जो हैं वो 18% की श्रेणी में आ गई है। 8% की स्लैब सिन गुड्स को छोड़ के होनी नहीं चाहिए, तो हम कुछ लोगों ने इसको प्रेस किया था, बट कुछ लोगों का मानना था कि अभी सारी जगह से 28% हटाना मुश्किल है, लेकिन 10-12 आइटम्स और जो इन्होंने प्रपोज किए थे उससे ज़्यादा और चीज़ों से हटाया गया है। तो अभी 50 आइटम्स पर अभी बाकी रहेगा 28%। 4 महीने में टैक्स की दर में इस बदलाव से सरकार ने ये संदेश दिया है कि जीएसटी पर वो अड़ियल रुख की बजाय सबको साथ लेकर चलने की रणनीति पर यकीन कर रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं पर जीएसटी 28% पर था, इसलिए लगातार विरोध प्रदर्शन का सामना सरकार को करना पड़ रहा था। यहां तक कि व्यापारी भी प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पुनर्विचार किया गया और 23वीं बैठक में 28% से घटाकर 18% लाने का प्रावधान रखा गया और सरकार अब इसको आगे इंप्लीमेंट करने की तैयारी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन। हालांकि जीएसटी की इस लिस्ट में जिन चीजों को 28% के स्लैब से हटाकर 18% में रखा गया है उसको लेकर भी कई विवाद हैं, क्योंकि कई जरूरत की चीजें ऐसी हैं जो अभी भी 28% के स्लैब में हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 महीने बाद ही सही, लेकिन जरूरी चीजों से जीएसटी की दर कुछ तो कम जरूर हुई है, लेकिन सियासत अब भी जारी। विपक्ष से गुजरात चुनाव का दबाव मान रहा है और सवाल उठा रहा है कि जीएसटी की फाइलिंग के तौर तरीकों पर अब जो दिक्कतें आ रही हैं वो कैसे दुरुस्त होंगी। जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स 5 लेयर्स की जीएसटी नहीं चल सकती है। 18% का कैप कहा था हमने, वो नहीं रखा, उससे नुकसान होगा। पहले राहुल की ललकार, फिर गुजरात की गलियों में बैनर पोस्टर से वार। गुजरात में वोटिंग से पहले कांग्रेस ने जीएसटी और नोटबंदी को अपना सियासी हथियार बना लिया है। कांग्रेस नेता इसके सहारे गुजरात की चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में है। टके टके का मोल समझने वाले गुजरातियों के बीच जीएसटी पर ऐसा संग्राम छिड़ा तो देश के लिए राहत की बयार बहनी हुई। अब जीएसटी में करीब 177 उत्पादों पर टैक्स रेट कम हो गया है, तो जाहिर है कि सियासी क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। कांग्रेस के नेता अपनी पीठ थपथपाने में जुटे हैं और बीजेपी 6 महीने में फील गुड करा रही है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस के वित्त मंत्रियों का दबाव आखिर काम तो आया।
कम से कम रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें हैं जिन पर एक अहंकारी शासक ने 28% का टैक्स लगाकर आम जनमानस की कमर तोड़ दी थी, उन चीजों पर कुछ राहत तो मिली, परंतु ये नाकाफी है। मोदी जी ये जान लें कि जो उनका जीएसटी है वो आज भी गब्बर सिंह टैक्स है। आप देख लेंगे कि 6 महीने के पश्चात जीएसटी ये हिंदुस्तान का सबसे इजी और सबसे लोकप्रिय टैक्स सिस्टम बन गई होगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या जीएसटी के लिए तैयारी वाकई नाकाफी थी? अगर नहीं तो क्यों बार बार सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं? पहले जीएसटी फाइलिंग में कारोबारियों को रियायत दी गई और अब टैक्स की दर कम हो गई। सरकार इसे लोगों के लिए उठाया गया कदम बता सकती है, लेकिन बीजेपी के पुराने दिग्गज ही इस पर सवाल दाग रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि देश के वित्त मंत्री ने जीएसटी बनाते समय माइंड अप्लाई ही नहीं किया। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जीएसटी में टिंकरिंग करने से कि आज इस रेट को कम कर दिया, आज उस रेट को कम कर दिया, आज ये प्रक्रिया में सुधार कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये एक बड़ा कदम है। पहले दिन ही हमारी सरकार ने कहा था कि हम लकीर के फ़कीर नहीं हैं, जहां सुधार की ज़रूरत होगी सुधार करेंगे और सही समय पर करेंगे, और क्योंकि ये सामूहिक निर्णय है, साझा निर्णय होता है। आधी रात को वित्त मंत्री के पिटारे से जीएसटी का जो फॉर्मूला निकला, विपक्ष के पास उसके लिए सवालों का अंबार है। कहा जा रहा है कि आखिर सरकार ने 5 लेयर की जीएसटी लागू क्यों की, और इससे भी बड़ी बात कि आखिर पेट्रोलियम और 3 प्रोडक्ट को इससे बाहर क्यों रखा गया। मोदी के मंत्री इसे सर्वसम्मति से लिया गया फैसला बताते आए हैं, लेकिन इससे जिम्मेदारी तो कम नहीं हो सकती। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली वालों को दमघुटू हवा से निजात दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन लाने का फैसला किया था। हालांकि उसे इमेज पोस्टरिंग जैसा फैसला बता दिया है। इस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एनजीटी भी अब दिल्ली सरकार को फटकार लगाता नजर आ रहा है, जिसके बाद ऑड इवन लागू होने पर ही तलवार लटक गई है। आज क्या कुछ कहा एनजीटी ने इस मुद्दे पर सरकार को, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ऑड इवन फॉर्मूला कितना ओके? दिल्ली सरकार ने 5 दिनों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का खाका खींचा है, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले पर एनजीटी का ब्रेक लग सकता है। एनजीटी ने ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। एनजीटी का कहना है ऑड इवन का ऐलान क्यों हुआ, जब सीपीसीबी और डीपीसीसी इस पर सवाल उठा चुके हैं। एनजीटी का निर्देश है कि ऑड इवन असरदार हो तभी इसे लागू करने पर अमल किया जाए। एनजीटी का ये भी कहना है कि प्रदूषण रोकने के लिए 100 उपाय सुझाए गए, सिर्फ ऑड इवन ही क्यों चुना गया। एनजीटी ने 2 टूक कहा है कि दिल्ली सरकार साबित करे कि ऑड इवन से प्रदूषण रुका था, नहीं तो इस पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि सीपीसीबी की खुद की रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट हैं, जहां पर यह पाया गया पिछली बार कि जब ऑड इवन केजरीवाल सरकार ने लगाया था, दिल्ली गवर्नमेंट सरकार ने लगाया था, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। दिल्ली सरकार से एनजीटी ने कुछ और भी मुश्किल सवाल किए हैं। एनजीटी ने पूछा है कि ऑड इवन फॉर्मूला सोमवार से क्यों लागू हो रहा है, जब प्रदूषण का स्तर ज्यादा था तब इसे लागू क्यों नहीं किया गया। 2 पहिए वाहन को नियम से बाहर रखने का मतलब क्या है, महिलाओं को ड्राइविंग की छूट क्यों है, वीवीआईपी को भी छूट क्यों दी गई है। तो कल फिर से दोबारा इस केस की, स्पेशली सिर्फ इसी केस की एक छुट्टी वाले दिन, बेसिकली एनजीटी में शनिवार को छुट्टी रहती है, मगर सिर्फ एयर पॉल्यूशन को देखते हुए, एनवायरमेंटल इमरजेंसी को देखते हुए और ये ऑड इवन की स्कीम जो लागू होने वाली है, इस सभी चीज़ों को देखते हुए कल एक स्पेशल बेंच बैठ रही है। एनजीटी ने यह भी कहा है कि सुनिश्चित हो कि आसपास के इलाके में पराली नहीं जलाई जाए। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार अफसर के खिलाफ जुर्माना लगाया जाए। साथ ही कंस्ट्रक्शन के दौरान नियम तोड़ने वाले बिल्डर्स पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। बढ़ते प्रदूषण पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल में ट्विटर वॉर देखने को मिली है। आइए देखते हैं दोनों मुख्यमंत्रियों का ट्विटर पर यह तकरार कैसा रहा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मेरा दफ्तर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से वक्त लेने की लगातार कोशिश कर रहा है ताकि उन दोनों से मेरी मुलाकात हो सके। यह आपातकाल है। इस पर अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया, अरविंद केजरीवाल, मैं पुआल जलाने और प्रदूषण पर आपकी चिंता समझता हूं। हालांकि पहले आपको मैं अरविंद केजरीवाल का ट्वीट बता देती हूं।
उसके बाद अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल, मैं पुआल जलाने और प्रदूषण पर आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन इस समस्या का निवारण सिर्फ केंद्र निकाल सकता है, क्योंकि इसका सीधा जो संबंध है वो देश भर से है, सिर्फ एक राज्य से नहीं। इसके जवाब में केजरीवाल ने दोबारा ट्वीट किया कि मुझे कुछ वक्त दीजिए ताकि हम लोग विचार कर सकें। केंद्र के सामने एक योजनाबद्ध तरीके से हम मिलकर अपनी बात रख सकें। दिल्ली का दम घुट रहा है। इस पर अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ जवाब दिया वो आपको दिखाते हैं। राज्य के पास किसानों को मुआवजा देने के लिए कोई पैसा नहीं है, जिससे उन्हें पुआल जलाने से रोका जाना मुमकिन नहीं है। बारात में झूमते हुए शादी का जश्न तो आपने कई बार मनाया होगा, लेकिन तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। तमिलनाडु में क्या कुछ हुआ एक बारात में, देखिए जरा। कहीं मीडिया का जमावड़ा, कहीं पुलिस का पहरा। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी रही शशिकला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आयकर विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 2 दिनों से उनके घर, ऑफिस और करीबी रिश्तेदारों के घर पर आईटी की रेड जारी है। काले धन के खिलाफ एक्शन के दौरान अब तक देश भर में करीब 187 ठिकानों पर छापा मारा गया और इसे गुप्त बनाए रखने के लिए आईटी विभाग ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि शशिकला के ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी बाराती बनकर छापा मारने पहुंचे। अधिकारियों ने बाकायदा एक कार ऑपरेटर से संपर्क साधा। करीब 300 कारें किराए पर ली गई। उनके आगे श्रीनी वेड्स माही का स्टिकर चिपकाया गया और फिर अधिकारी निकल पड़े रेड के लिए। इस दौरान ड्राइवर्स को किसी से फोन पर बात करने की भी इजाजत नहीं थी। शशिकला जेल में बंद हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। उनके स्वामित्व वाले चैनल पर भी आयकर विभाग की रेड हुई, तो दूसरी ओर उनके भतीजे दिनाकरन के तमाम ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है। आगे देखना ये होगा कि छापे के दौरान किस प्रकार के दस्तावेज मिले हैं और उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। चलिए आयकर विभाग के अधिकारियों का अंदाज देखिए कि किस तरह से बाराती बनकर पहुंचे छापेमारी करने। उधर देवास में आज समझ नहीं आया, सुबह सुबह 2 विदेशी सैलानी जो हैं जमकर हंगामा करते नजर आए। माता टेकरी के दमदमा इलाके में 2 विदेशी घूमने गई लड़कियां, दोनों टेलीफोन टावर पर चढ़ने लगी। जब कुछ लोगों ने उन्हें टावर पर चढ़ते देखा तो तुरंत पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और बमुश्किल उनको नीचे उतारा जा सका। आखिर क्या वजह रही इनके ऊपर चढ़ के ये हंगामा करने की? ये नशे में थी, कोई परेशानी थी, कोई आपस में चैलेंज था, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। एक साथ 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी पहले ही घोषित कर चुका है। बावजूद इसके 3 तलाक के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि शौहर ने फोन पर 3 बार तलाक बोला और फिर दूसरी महिला से शादी कर ली। तलाक तलाक तलाक, एक साथ फोन पर 3 तलाक बोला और 9 साल का रिश्ता खत्म। पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगाती ये है जोधपुर की रहने वाली अफसाना। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर इस महिला का आरोप है कि शौहर ने फोन पर ही 3 तलाक बोलकर जिंदगी भर का रिश्ता खत्म कर दिया और दूसरी शादी भी कर ली। हमारी शादी हुई थी 2008 में। बाद मैंने मुझे वहाँ मार पीट के वहाँ घर काट देता। वहाँ बार बस 2 साल रह गई थी वहाँ। वैसे फिर फोन आया था, 3 बार बोला था तलाक तलाक तलाक। मैंने वो वहाँ पुलिस पास सबके पास गई थी, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, ना इंसाफ किया मुझे। वो दूसरी शादी लेके आ गया था, 3 बार बोला था मुझे। एक साथ 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अफसाना के पति मोहम्मद आमीन ने उसे फोन पर एक साथ 3 तलाक बोला। शौहर की इस हरकत से परेशान अफसाना ने घर वालों के साथ पुलिस से शिकायत की, लेकिन महज आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसने पुलिस ने भी कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो हम अब हाई कोर्ट आए हैं ताकि इसका भी आगे कार्रवाई हो, ताकि उसने जो दूसरा निकाह किया है उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकाले। हमारे तो हमारी बहन है वो भी अभी घर पर बैठी है, उसका भी कुछ निपटारा नहीं हुआ है। अफसाना की शादी साल 2008 में आमीन नाम के शख्स से हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के 1 साल बाद ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। 5 लाख रुपए की मांग के साथ ही उसके साथ आए दिन मारपीट होने लगी, जिसकी वजह से अफसाना 2 साल से मायके में रह रही थी।
लेकिन बीते 18 सितंबर को आमीन ने उससे नाता तोड़ दिया और नागौर में दूसरी शादी कर ली। अफसाना और आमीन की 2 संतानें हैं। अब इंसाफ की उम्मीद में अफसाना ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। तो रोज नामचा पुलिस में भी दर्ज करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हमने परिवादिया की ओर से अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 4 में एक परिवाद प्रस्तुत किया है कि उसके खिलाफ सेकंड मैरिज और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका भी क्लियर वायलेशन है, इसलिए इस पर मामला दर्ज कर इनके साथ इनको न्याय दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद सरकार ने 3 तलाक को लेकर अभी तक कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है, जिसका खामियाजा अफसाना जैसी महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इतनी माथापच्ची के बाद, इतनी एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 3 तलाक पर कानून बनता है, फैसला आता है, लेकिन उसके बाद भी उसका पालन हो रहा हो ऐसा नजर कम से कम अभी तो नहीं आ रहा है।